हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांतु में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे पास इंटरव्यू रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस के वीडियो लेक्चर्स थे उसको इतना सपोर्ट करने के लिए। ऑफलाइन तो हमारे साथ स्टूडेंट बहुत सारे जुड़ रहे हैं, बट जो ऑनलाइन बच्चे आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर सिद्धांतु। थैंक यू सो मच। और जो कोई भी बच्चा हमारी ये वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उसको बता दूं, सिद्धांतु ने लाया है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ एंड एएफओ के लिए भी हमने ये इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी का गाइडेंस देते हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव फील्ड। अलोंग विद दैट 6 मॉक्स सेशन मिनिमम एटलीस्ट दिया जाता है, लेकिन किसी बच्चे को अगर 6 से ज्यादा भी लगते हैं तो हम प्रोवाइड करवाते हैं। वैल्यूएबल फीडबैक दिया जाता है जो आपको जेन्युइनली हेल्प करे ग्रो करने में, और ये मेक श्योर किया जाता है कि आप जब नेक्स्ट इंटरव्यू दो तो वो जहां जहां आपने गलतियां की है वहां आपके इंप्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद एंड में आपको जो भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा है पूरा इसका वीडियो दिया जाता है। ये हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पार्ट से प्रोवाइड करवाते हैं। उसका सिंपल रीजन होता है कि आप खुद भी चेक कर सकते हो आफ्टर इंटरव्यू कि भाई आपका इंटरव्यू हुआ कैसा है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट बैक टू दिस सेशन। इस तरह कमेंट सेक्शन में और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि सर टेक्निकल पार्ट में थोड़ा डिटेलिंग वीडियो लाइए, तो हम आपके लिए आज व्हाट इज बैंक, आरबीआई, थोड़े बहुत मॉनेटरी पॉलिसीज, रिस्पेक्टेड पर्सन जो न्यूज में है, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट, बैंकिंग के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके रिगार्डिंग सारी एनईएफटी, आरटीजीएस, इनफैक्ट बैंकिंग ओम्बर्समेंट एंड एनपीए, ये सारे टॉपिक्स के डिटेल आंसर्स लाए हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज बैंक? बैंक होता क्या है? सिंपल, बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका काम होता है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट एंड टू प्रोवाइड लोन। सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है। हाँ, ये सच है कि देयर आर प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस, एन नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज सर्विसेज जो बैंक आपको ऑफर करता है, बट बेसिक बैंक का डिफरेंट जो डेफिनेशन होता है, व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। अब जो भी बच्चा आगे जाके इंटरव्यू फेस करने वाला है उसके लिए एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। जिस भी बैंक को आप टारगेट करते हो उसका नाम, उसके प्रॉफिट, एनपीए, प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, कितने ब्रांचेस है आपके लोकेलिटी में, और वही बैंक आपने क्यों चुना, ये सारी चीजें प्लीज पढ़ लीजिए, आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं आरबीआई की तरफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपसे एक्सपेक्टेड है आपको गवर्नर का नाम पता होना चाहिए, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। ही इज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। अलॉन्ग विद दैट, संजय मल्होत्रा जी के साथ साथ आपको ये भी पूछा जाएगा डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है, जो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, जानकीरमन, डॉक्टर पूनम गुप्ता एंड शिरीष चंद्र मुर्मू। These 4 are the deputy governor of RBI. उसके बाद आपको बेसिक सिंपल पूछा जाता है कि सर प्लीज टेल अस फ्यू फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सबसे पहला, टू इशू करेंसी या नोट्स। अब एक चीज याद रखिएगा, 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। बाकी सारे नोट्स आरबीआई रिलीज करता है। आरबीआई सेड टू बी बैंकर टू गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबको आरबीआई फंड करता है, अगर गवर्नमेंट को आरबीआई की नीड है तभी। जब कभी भी गवर्नमेंट को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए वो आरबीआई से मांग सकते हैं। बैंकर्स टू बैंक, दिस इज ट्रू, बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, दिस इज ट्रू, बट जब कभी बैंक को लोन चाहिए रहता है तो आरबीआई वो फैसिलिटी उनको अवेल कराता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मुझे पता है बच्चों आपको ये पता है, आरबीआई कुछ पॉलिसीज के थ्रू जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, अलोंग विद दैट वो क्रेडिट वाले पार्ट को भी कंट्रोल करता है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, आरबीआई को बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। इंडिया में जितना भी फॉरेन रिजर्व आता है या उसका हिसाब रखा जाता है डिटेल में अलग अलग कंट्रीज के करेंसीज को, ये सब आरबीआई देखता है। इनफैक्ट आपको ये चीज पता होगी कि जो हमारा आरबीआई है, जब वो फॉरेन करेंसी मेंटेन करता है तो वो कुछ रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है। तो उसकी एक रिपोर्ट में ना बच्चों एक स्टेटमेंट लिखा था। उस स्टेटमेंट में ऐसा लिखा था, आरबीआई की रिपोर्ट में, उस स्टेटमेंट में ऐसा लिखा था, ध्यान से सुनना, कि इंडिया का रैंक नंबर 1 है रेमिटेंस कलेक्ट करने में। अभी रेमिटेंस होता क्या है? कोई इंसान जब फॉरेन कंट्री में काम करने जाता है और अपनी फैमिली को जो वो पैसा भेजता है, उस करेंसी को बोला जाता है रेमिटेंस। 2023 में इंडिया ने चाइना को सरपास किया है और रैंक नंबर 1 अभी भी उस पोजीशन को इंडिया ने मेंटेन किया है। अब आता हूं मैं आपको बेसिक सिंपल क्वेश्चन। जब कभी भी आरबीआई के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आता है तो ये बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कैंडिडेट को कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता है क्या, या आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता है क्या। आपको मैं बता दूं 2016 में इसको क्रिएट किया गया था। क्यों किया गया था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? और क्या मेंटेन कर रहा है? ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बना रहा है। अब गवर्नमेंट के साइड से जब कभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है वो फिस्कल पॉलिसी से करता है, और जब आरबीआई कंट्रोल करने जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किया जाता है। आपको करंट इन्फ्लेशन रेट पता होना चाहिए जब कभी भी आप इंटरव्यू को फेस करने जाओगे। अब इससे ज्यादा तो इतना कुछ इसमें से आता नहीं है, जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो हमने पूरी स्क्रीन में कवर करी। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट कि भाई आरबीआई की कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई की साइड से। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? और 3 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, मतलब टोटल कितने हुए? 6 मेंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो किस तरह से चीजें बनाती है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। सबसे पहला फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। जैसे आप देखोगे इंडिया में कुछ सेक्टर्स हैं जिनको सनराइज सेक्टर बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन भी सनराइज सेक्टर में आता है, एंड देयर आर फ्यू सेक्टर्स जिसमें पोटेंशियल बहुत है बट गवर्नमेंट ने पैसा पंप करना चाहिए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो ये सब प्रिडिक्शन किए जाते हैं कि भाई दिस ऑल थिंग्स आर एक्सपेक्टेड। देन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल पैसा कितना है, गवर्नमेंट कितना पैसा अपने एंड से पुश करेगी। फिर एक्सटर्नल सिनारियो, आप जिस तरह देख रहे होंगे इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकली टैरिफ वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीजें और भी चल रही है अलग इकोनॉमी में, वो सारी चीजें भी कंसिडर की जाती है। एंड इसके साथ साथ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन बेसिकली मींस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजें भी प्रिडिक्ट की जाती है। और इस सब के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल ओवर इंडिया में क्या है, ये चारों चीजों को कंसिडर किया जाता है जब मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट बनाई जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? यहां तक सब मेरे साथ में? अब मैं आपको बताता हूं आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 2 टाइप के टूल्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। सबसे पहला टूल जो है उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बेस्ड ऑन योर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जितना भी आपके बैंक के पास नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है उसके बेसिस पे परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। वो परसेंटेज का अमाउंट बैंक को आरबीआई के साथ इन फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? और ये पावर आरबीआई को कहां मिली है? 1934 वाले एक्ट में। उसके बाद सेकेंड फॉर्म जो है क्वांटिटेटिव पॉलिसी का, जिसका नाम है एसएलआर, उसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब बेसिकली इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कैश रिजर्व में आप कैश रख रहे थे, इस वाले पार्ट में आप कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज जिसमें बॉन्ड, डिबेंचर्स, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बैंक को अपने साथ रखना पड़ता है।
सिंपल है, परसेंटेज बेस्ड ऑन योर टोटल डिपॉजिट डिसाइड किया जाता है। अब ये चीज पिक्चर में कब आई? जब आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। कब आया? 1949 में। जब 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन आया, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो केम इनटू पिक्चर। अब आपको फिर पूछा जाएगा कि सर एसएलआर किस फॉर्म में रखा जाता है? एकदम सिंपल, कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज। अब कभी कभी एग्जामिनर अगर अच्छे मूड में होते हैं, जॉली मूड में, तो वो आपको पूछते, सॉरी एग्जामिनर नहीं, इंटरव्यूअर अगर अच्छे मूड में रहते तो वो आपको पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या बॉन्ड, डिबेंचर्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स जो गवर्नमेंट रिलीज करती है अपने एंड, जैसे ट्रेजरी बिल्स भी होता है डेज के फॉर्म में। अभी आपको पता है ट्रेजरी बिल्स क्या होती है। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द टॉपिक जिसका नाम है रेपो रेट। ये भी क्वांटिटेटिव टूल में आता है एंड ट्रस्ट मी इसके ऊपर आपको बेसिक डेफिनेशन पूछा जाता है बहुत बार। अब रेपो रेट को अगर सिंपली देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है रेट एट विच आरबीआई ऑफर लोन टू बैंक्स। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब बैंक्स को लोन चाहिए होता है, उन्हें बोरो करना होता है, तो जिस रेट पे आरबीआई उनको ये लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? यहां तक सब मेरे साथ में? अब अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बैंक्स विल गेट डिस्करेज टू टेक लोन। अब आपको पूछा जाएगा कि सर रेपो रेट एक्चुअली क्या? शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है। ये 1 to 90 डेज तक के लिए लेंड किया जाता है। इसमें मिनिमम अमाउंट 5 CR का रहता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। इसमें बताया गया है MSF। सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर MSF को आपको याद रखना है, ओवरनाइट बोरोइंग फैसिलिटी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, अब जितने भी रेपो रेट वाले मेंबर्स है ना, वो सब एलिजिबल है। जिन जिन बैंक्स को रेपो रेट ऑफर किया जाता है बैंक्स के थ्रू, वो ऑल पीपल आर एलिजिबल फॉर MSF, जिसमें हम मिनिमम सपोर्ट दिया जाता है 1 CR तक तो एटलीस्ट रहता ही। अब ये क्यों होता है? कभी बैंक्स को अर्जेंट कैश लगता है, अर्जेंट, या किसी कम टाइम के लिए, बट क्यों? क्योंकि यहां लिखा है ओवरनाइट बोरोइंग, तो ये भी आप आरबीआई से ले सकते हो। अब ये चीजें ना बैंक रेट डिसाइड करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? बैंक रेट क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी, किसको? डोमेस्टिक बैंक्स। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? एंड सच लोन्स आर गिवन आउट। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? डायरेक्ट लेंडिंग और रीडिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड ट्रेजरी बिल्स। मैंने आपको पहले भी ये चीज रेपो रेट में समझाई थी। अब हमने रेपो रेट देख लिया। अब जब कभी भी आपको ये पूछा जाता है ना, कभी कभी पैनल मेंबर बोलते हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन अस रेपो रेट, अलोंग विद दैट एक्सप्लेन अस रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चों। In case RBI borrow money from banks and interest paid by RBI to banks are on such borrowing. ध्यान से सुनना, RBI borrows money from banks. RBI ने अभी बैंक से बोरो किया है और जो इंटरेस्ट पेड बाय RBI है टू बैंक्स फॉर द बोरोइंग इज सेड टू बी रिवर्स रेपो रेट। सिंपल सी चीज बताता हूं, रेपो रेट में क्या हो रहा था? बैंक्स आरबीआई से पैसा ले रहे थे, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से पैसा लेते हैं, और जो इंटरेस्ट वो कमा रहे होते हैं बॉस, उस सब को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब ये सब चीजें क्यों करी जाती है? जब इन्फ्लेशन बहुत होता है मार्केट में, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, तो आरबीआई एक ऑप्शन देती है बैंक्स को, या तो कॉमन पीपल को बाहर लोन दो या तो आरबीआई। सिंपल सी चीज है, ये बात आप भी जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से। देयर आर लेस चांसेस कि भाई जो कॉमन पीपल है शायद वो डिफॉल्टर बन जाए, बट देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आरबीआई डिफॉल्ट करे। तो बैंक्स भी यूजुअली आरबीआई को चूज करती है। और रिवर्स रेपो रेट, अब सिंपल सी चीज है, मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन है, कभी कभी जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो आरबीआई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, तो बैंक्स आर मोटिवेटेड कि भाई हम बाहर देने से अच्छा आरबीआई को लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर हम आते हैं वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, जिसको वी
RRR बोलते हैं। सिंपल है, अगर ये ज्यादा होता है, यूजुअली जो ये वेरिएबल है ये हमेशा ज्यादा परसेंटेज होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स। गेटिंग माय पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? अब ये क्यों होता है, ये डिफर करता है बैंक टू बैंक कंडीशन। अगर अर्जेंट कैश है, मार्केट में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन चूज किया जाता है जिसमें ये बोला गया है कि भाई ये रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा और रेपो रेट से कम होता है। जब कभी भी ये सिचुएशन हो, इसे बोला जाता है VRR। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सिद्धांतों में हमने हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री मॉक इंटरव्यूज अरेंज करवाए हैं IBPS PO, IBPS SO एंड AFO के एग्जाम के लिए, जहां 4+ पैनल मेंबर होंगे। कोर बैंकिंग का एक्सपीरियंस है उसका पार्ट, उस पैनल मेंबर में मैं भी रहूंगा। हम आपको रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस देने वाले हैं। मिनिमम आपको 6 मॉक इंटरव्यूज फ्री मिलने वाले हैं। अगर आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप है और आगे आपको और मॉक चाहिए, हम आपके लिए वो भी अरेंज करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। एट द एंड ऑफ योर इंटरव्यू आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक दिया जाएगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि बॉस आप कहाँ गलती कर रहे हो, कौन कौन से एरिया, आपका बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज कैसा है, आप HR के क्वेश्चंस को कैसे फेस कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको एकदम बेसिक में बताई जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा आपके इंटरव्यू का। अब आप हमसे इस इंटरव्यू के लिए जो मॉक हम कंडक्ट करवा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से जुड़ सकते हो। जब ये आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने 2 फॉर्म रखे हुए हैं, एक गूगल फॉर्म है और उसके बाद व्हाट्सएप फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, पहले गूगल फॉर्म भर दीजिए, देन उसके बाद है ना आपको नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कि व्हाट्सएप को ग्रुप को ज्वाइन करने वाला लिंक, बस आपको उस पर क्लिक करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको सारे इंस्ट्रक्शन उस पर दे दिए जाएंगे कि भाई किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट करा जा रहा है। कुछ आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चंस वाला, एंड जो भी हम यहाँ पे जिस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड किसी भी तरह का हम जो भी वीडियो सेशन लाते हैं, ये PPT भी आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। एंड मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली थी कि ये पूरा मॉक इंटरव्यू सिद्धांतु ने आप लोगों के लिए, यस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है बच्चों? मैंने ना एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे बच्चे ना बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, पता है क्या आपको? अब जब बच्चों को कभी भी पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में, तो बच्चे ना क्वांटिटेटिव टूल्स इजीली बताते हैं, जिसमें CRR, SLR, आपका MSF, रिवर्स रेपो रेट सब आता है, वो आपको याद होता है। बट बच्चा फंबल या गलतियां कहाँ करना स्टार्ट करता है पता है? जब उसको क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव आपको जरूर पता होगा, जब हम हमारे इंस्टीट्यूट में मॉक कंडक्ट करवाते हैं, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस जहां हमको पता चल जाता है कि बच्चे की बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कैसी। उसमें से सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली मेरा है, मैं ये पूछता हूँ कि बॉस आप क्वालिटेटिव टूल्स बताइए मुझे, क्वांटिटेटिव टूल्स आपको पता होगा। तो यहाँ पे वो मुझे सिर्फ एक ही पार्ट बताता है, मॉरल सुएशन, बस। बट देयर आर 4, एटलीस्ट 4 क्वालिटेटिव टूल्स आपको पता होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले चलिए आपको मैं मॉरल सुएशन बताता हूं, जिसमें RBI ये बोलता है कि ये बैंक्स की ड्यूटी है, जो कोई भी फंक्शन वो कर रहे हैं प्रॉपर एथिकल वे में करें, कहीं भी अनएथिकल प्रैक्टिस ना करें जिससे इन्फ्लेशन हो। उसके बाद आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसमें क्रेडिट लिमिट फॉर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए पहले ही बता दी जाती है कि आपको एटलीस्ट इतना क्रेडिट लिमिट तो रखना है, मेंटेन करना है। क्यों? अगर आप मेंटेन नहीं करोगे आगे जाके इन्फ्लेशन हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन, जब कभी भी कोई भी बैंक ऐसा अपना पावर का मिसयूज करता पकड़ा जाए, उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? एंड हियर लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है कि बहुत जो परसेंटेज है किसका, लोन का, नॉट फाइनेंस्ड बाय बैंक। क्यों, क्या रीजन है? अगर बैंक को हमने फ्री हैंड छोड़ दिया तो शायद वी नेवर नो
वो compete करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा कम ज्यादा करते थे, और इसका बहुत गलत मैसेज जाता है मार्केट में भी, और इन्फ्लेशन को आउट ऑफ कंट्रोल, पता, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो ऐसे सारे इश्यूज ना हो, इसके लिए ये मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया था। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अभी तक हमने आरबीआई कवर कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसीज देख ली, मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप भी देख लिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। अभी हम आते हैं कुछ और बैंकिंग बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू की तरफ, जिसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट सेविंग्स अकाउंट। सिंपल है, सेविंग्स अकाउंट एकदम सिंपल होता है, इस सैलरीड अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत से लोगों को बैंकिंग हैबिट्स स्टार्ट हो जाए, लोगों को बैंकिंग के बारे में पता चले, या उनके पास जो भी छोटा मोटा कैश फॉर्म में पैसा है वो बैंक अकाउंट में डाल सकते। जैसे अभी आपके पास अगर सैलरी भी आती है, अगर नहीं भी आती, अगर आपको बेसिक बैंक अकाउंट भी खोलना है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? इन इंडिया इफ यू आर 18 above you are eligible for it, but जब हम कभी भी ग्रामीण इलाके में जाते हैं, विलेज एरिया में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं जहां बच्चों को नीड होती है बैंक अकाउंट की, तो उनको आफ्टर 10 to 18 के इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। बट अगर आप देखोगे इंडियन पोस्ट वो सेविंग्स अकाउंट आपको प्रोवाइड करती है। गेटिंग माय पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? ये भी देखा गया है किसी का सेविंग्स अकाउंट है किसी बैंक के साथ एंड ही इज ट्रस्टेबल पर्सन, तो बैंक उस पर्सन को क्या ऑफर करती है पता है? हाउस लोन और पर्सनल लोन। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि सपोज एग्जांपल कोई किसी बंदे की सैलरी आती है उसके अकाउंट, बहुत सालों से आ रही है, बैंक को ट्रस्ट है ये बंदा इस कंपनी में जॉब करता है और इसकी सैलरी डायरेक्ट ये टाइम पे इस डेट पे क्रेडिट हो जाती है, तो ही इज ट्रस्टेबल पर्सन। तो आप अगर वो आपका किसी बैंक के साथ अच्छा रेपो है, ये सारी चीजें मेंटेन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब जब कभी भी आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो आप एलिजिबल होते हो पासबुक, एटीएम कार्ड और चेकबुक के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? अनलिमिटेड डिपॉजिट अलाउड होती है सेविंग अकाउंट में, और विड्रॉल पे वाले पार्ट पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, बट किसमें? एटीएम पे या चेक वाले पार्ट पे। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो सिनारियो पूरा अलग है, आपको पता है देयर इज नो एज सच रिस्ट्रिक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन और अमाउंट पे थोड़ा डेली बेसिस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहता है। उसके बाद हम आते हैं कि सर मेरा बिजनेस है, आई एम नॉट अ वर्किंग प्रोफेशन बट मेरा बिजनेस है, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, तो उसके लिए पिक्चर में है सिनारियो में करंट अकाउंट। ये फर्म्स, कंपनी, ट्रस्ट, बिजनेस पर्सन जिसको भी करना है उसको मिल जाएगा। इसमें बैंक चार्ज करता है आपको सर्विस फीस, जैसे सेविंग्स अकाउंट में ना कभी कभी जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है। इनफैक्ट जब मैं जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करता हूँ मेरे दिमाग में गवर्नमेंट की स्कीम आती है, और मुझे पता है वो आपको पता है, प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। गेटिंग माय पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? अब इसमें डेली अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आपको अलाउड रहता है। अब पासबुक इशू नहीं किया जाता है फॉर करंट अकाउंट, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? और कोई कोई बैंक आपको बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। अब क्या होता है, कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अस ओडी, ओवरड्राफ्ट। तब आपको स्टार्ट यही करना है कि करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता क्या? सपोज एग्जांपल मेरे अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट है और मैंने, जैसे एग्जांपल, चलिए एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीस है और मैंने किसी पर्सन को 12 लाख रुपीस का चेक दिया है, एंड मेरा एक बैंक में अकाउंट है जिसने मुझे ये बोला कि सर आपको 3 लाख रुपीस ओडी फैसिलिटी मिलेगा इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज यू आर आर ओल्ड और लॉयल कस्टमर, या हमारे जो भी नए कस्टमर भी आ रहे हैं हम उनको ये ओडी फैसिलिटी दे रहे हैं। अब जब वो चेक आएगा देयर इज अ चांस कि अकाउंट में पूरा पैसा नहीं तो चेक बाउंस ही होगा, बट अंडर ओडी फैसिलिटी वो चेक पास होगा, मेरे बिहाफ पे बैंक पैसा भरेगा। ट्रस्ट मी बच्चों, मेरे बिहाफ पे बैंक पैसा भरेगा। गेटिंग माय पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? चलिए आगे चलते हैं। कभी भी आपको कासा के बारे में पूछा जाएगा, ये करंट अकाउंट और
सेविंग्स अकाउंट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? इसका रेशियो कितना डिसाइडेड? मोर देन 40% तो यूजुअली बैंक्स में होता है। अभी भी बता रहा हूँ, कासा अकाउंट को बोला जाता है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये दोनों को मिला के कासा अकाउंट बनता है। अब आते हैं हम इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट में। देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, माइन्यूट। जैसे सपोज आपने किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं किया है फॉर 12 मंथ्स एटलीस्ट, तो उस अकाउंट को हम इनएक्टिव अकाउंट, ठीक है। और जब आपको मोर देन 2 इयर्स एटलीस्ट हो जाता है या 2 इयर्स के आसपास होता है, जिसे हम 24 मंथ कहते हैं, कि आप ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे, तो उस अकाउंट को हम डोरमेंट अकाउंट। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के अंदर अकाउंट खोले हैं, बट बहुत सारे अकाउंट इनएक्टिव या बहुत सारे अकाउंट डोरमेंट अकाउंट भी। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं मेरे बच्चों, इनएक्टिव मतलब 1 साल तक एक्टिव नहीं है, डोरमेंट मतलब एटलीस्ट 24 मंथ्स तक वो अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, जीरो एक्टिविटी। अब आरबीआई बहुत सारे फंड रेज करता है, जिसमें से एक स्कीम है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जिसमें लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बताया गया। चलिए बच्चों, मैं आपको अभी एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिसका नाम है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इस वाले पार्ट में आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखोगे, इसमें टेन्योर डिसाइडेड होता है बैंक के थ्रू, 7 डेज या मैक्सिमम 10 ईयर्स तक तो रहता ही, जिसमें बैंक आपको बोलता है कि फिक्स अमाउंट आप बैंक के साथ एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए रखते हो, इन रिटर्न बैंक आपको इंटरेस्ट देता है उस पर। और कभी कभी, अभी क्या डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कभी कभी एवरी मंथ, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे भी रिटर्न इंटरेस्ट आपको पे करता है, या कभी कभी ऑन मैच्योरिटी आपको ये इंटरेस्ट दिया जाता है। बट आपको ये मैंने पहले ही बताया, वो फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक अकाउंट रहता है। उसके बाद बच्चों, आफ्टर एफडी हम एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये थोड़ा नया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये एफडी की तरह ही होता है, देयर इज नो मच चेंजेस, बट क्या होता है ना, कभी कभी किसी इंसान के पास एक बड़ा अमाउंट नहीं होता है, जिसे एफडी को लगता है कभी 10 लाख रुपीज, 5 लाख, 1 लाख, 80,000, 90,000। तो आरडी के अंदर आपको एक फैसिलिटी मिलती है, जैसे सपोज एग्जांपल, प्रेजेंटली एग्जांपल ना, 9 पॉइंट एफडी का रेट चल रहा है, ठीक है। आपने यहां पे क्या किया, यहां पे आरडी बुक कर ली, और आपने बोला कि मैं एवरी मंथ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी फॉर 2 इयर्स, ठीक है। डिपेंड करता है 6 मंथ, 10 इयर्स, 2 इयर्स तक तो एटलीस्ट मिनिमम लोग रखते हैं। तो आप जब कभी भी आपके 24 मंथ हो जाएंगे, तो आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, तो कितना होता है आपका 2,40,000। बट ध्यान से सुनना, अब आरडी में अगर एफडी का रेट आपने इस पे क्लोज किया है, तो इस ही अमाउंट में आपको रिटर्न मिलेगा। वरना क्या होता था, पहले आपको अगर एफडी एवरी मंथ करना है तो 10,000 का करना पड़ता था। बस इस सिनारियो में आपने इस परसेंटेज पे ब्लॉक कर दिया, और जैसे जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट ऐड ऑन करते जाओगे, तो उस अमाउंट के बेसिस पे आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा। और जिस दिन आपका पूरा 2,40,000 जमा हो जाएगा, सपोज आपने ये 10 इयर्स के लिए किया है, तो उस मंथ से, उस दिन से इस पे 9% लगेगा फॉर 10 इयर्स। तो इस पे जो इन्वेस्टर्स होता है ना, उसको रिटर्न बहुत अच्छा आता है। दैट्स व्हाई ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब ये क्या प्रमोट करती है, स्मॉल सेवर्स एंड सेविंग को रेगुलराइज करने के लिए बैंकिंग वाले पार्ट पे। होप आपको आरडी फैसिलिटी समझ में आई हो। चलिए फ्रेंड्स, आफ्टर आरडी लेट्स डिस्कस व्हाट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जो इंडियन बैंक्स फॉरेन बैंक्स के साथ होल्ड करती है, वो भी किस फॉर्म में, फॉरेन करेंसी। गेटिंग माय पॉइंट, आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? इसका एग्जांपल भी यहाँ लिखा है, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जब इंडियन बैंक्स अपने अकाउंट होल्ड करती है, बट किस में, उस कंट्री के करेंसी। फिर आते हैं हम वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट सिंपल होता है कि भाई फॉरेन बैंक्स है जो इंडिया में है और इंडियन रुपीज में पैसा होल्ड करती है।
अब जैसे बैंक ऑफ अमेरिका इंडियन बैंक के साथ इंडियन रुपीज में अकाउंट होल्ड करेगी। क्लियर है? नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। देन विल मूव टू लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। अब जो डीमैट अकाउंट होता है ना बॉस, ये शेयर ट्रेडिंग के लिए खोला जाता है। पहले क्या होता था, इसकी एक फाइल मेंटेन होती थी, आपको जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े उसके साथ करना पड़ता था, बट बाद में ये बैंकिंग अकाउंट में जुड़ गया, तब से डीमैट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। इसमें आपके बैंक के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारे मेंशन किए जाते हैं। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक ऑफ टुडे जिसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। क्या होता है इससे? सर इसके 4 काम होते हैं, बहुत सिंपल। या तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हो या कैश डिपॉजिट करते हो। कभी कभी एटीएम मशीन से हम हमारे पासबुक को अपडेट करवाते हैं एंड कभी कभी एटीएम मशीन चेक कलेक्ट करने का भी काम करती है। सिंपल सी चीज है। हम इस पर्सन को देख रहे हैं, इनको एक प्लास्टिक का कार्ड दिया रहेगा जो इनको इस मशीन में पुट इन करना है, अपना पिन डालना है और जो अमाउंट उनको चाहिए या फिर उनको अपना अगर बैलेंस चेक करना है, बिफोर यूपीआई लोग अपना बैलेंस चेक करने के लिए भी एटीएम का यूज करते थे। अब जब हम अगर आएंगे टाइप्स ऑफ एटीएम की तरफ, सबसे पहला आता है ऑन साइट। इसका सिंपल मतलब होता है एक बैंक का ब्रांच है, एग्जैक्ट उसके बाजू में एटीएम है, उसको हम बोलेंगे ऑन साइट। उसके बाद आता है ऑफ साइट, कि ये रैंडम किसी लोकेलिटी में, जैसे कोई बिजनेस मॉल हो गया या फिर बोलते ना मार्केट हो गया, उसके आसपास लोगों को पैसे की जरूरत है, तो ये ऑफ साइट एटीएम बनाया गया है। नेक्स्ट टाइप है व्हाइट लेबल एटीएम। कोई नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड से बंदा है, कोई बैंक रैंडम नहीं है, बट वो ओन करता है इस एटीएम को और वो ऑपरेट कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो बैंक नहीं होते बट वो एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बैंक से कमीशन लेते हैं ऑन ट्रांजैक्शन। फिर आता है ग्रीन लेबल एटीएम। आपने केसीसी का नाम सुना है, किसान क्रेडिट कार्ड? बस ये उसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन में काम आते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज लेबल एटीएम। ये क्या करता है? ये शेयर ट्रांजैक्शन, जो शेयर्स के ट्रांजैक्शन है वो वाले पार्ट में आपको काम आता है। फिर आता है येलो लेबल एटीएम। बॉस ये ई कॉमर्स बेस्ड जितने भी ट्रांजैक्शन है ये उसमें काम आते हैं आपको। पिंक लेबल, अब ये याद करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू वुमेन बैंकिंग। वुमेन्स में बैंकिंग का अवेयरनेस होना चाहिए, उनमें बैंकिंग की लिटरेसी होनी चाहिए, इसके लिए सिर्फ वुमेन सेंट्रिक एटीएम है। अब आते हैं अपन ब्राउन एटीएम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? बिकॉज इसको कोई बैंक ओन नहीं करता, बराबर, इसको लीज पे दिया जाता है। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रिपीट करता हूं आपके लिए। दीज आर दोज एटीएम वेयर मशीन इज नॉट ओन्ड बाय बैंक्स, रादर इट कैन बी टेकन ऑन लीज। ये यूजुअली ना बिजी मार्केट एरिया में किया जाता है। क्यों? ताकि जो लोग होंगे जो भी जुड़ रहे हैं बैंकिंग हैबिट से, वो कोई भी बैंक के कार्ड लेके आके वहां पे ट्रांजैक्शन करे। अगर अमाउंट बड़ा होता है, छोटा सा कमीशन है जो आपको चार्ज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं डेबिट कार्ड के लिए। मैंने आपको सेविंग्स अकाउंट के टाइम पे ही बताया कि जब कभी भी आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हो उसको अगर आपको विड्रॉ करना है एटीएम के थ्रू, विदाउट डेबिट कार्ड आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आपको कहीं भी पेमेंट करना है, एक मशीन आती है पेमेंट की, उसमें भी आप डेबिट कार्ड स्वैप कर सकते हो। जो अमाउंट है पे करिए, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, उतना पैसा जितना विड्रॉ करना चाहते हो या पे करना चाहते हो, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? फिर हम आते हैं क्रेडिट कार्ड की तरफ। जिस तरह डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड टोटली अलग है, बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर या फिर बैंक के साथ आपका अकाउंट कितना पुराना है और किस तरह से रिश्ता है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। जहां पे बैंक आपको शॉपिंग, एन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। आपको एक लिमिट दी जाती है कि बॉस आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो और आपको ये पैसा बाद में बैंक को रिटर्न करना होता है। बहुत सारे बैंक्स हैं अपने अपने तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो आपको सर्टेन आवर्स में उसको रीपे करना पड़ता है, वरना बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन दैट पॉइंट। फिर अपन आते हैं प्रीपेड कार्ड।
ये बैंक या नॉन बैंक दोनों यूज करते हैं। ये यूजुअली देखोगे ना वेडिंग्स में गिफ्ट देने के लिए किया जाता है कि बॉस ये कार्ड उनको दे दो, पहले से ही पैसा दिया हुआ है, इस कार्ड में पहले से ही पैसा है, अगर आपको जब खर्चा करना है आपको कार्ड स्वैप करना है। ये एटीएम विड्रॉल ये सारी चीजों में होता है। अब बहुत सारे बैंक आपको प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली लोग जब डोमेस्टिक यहां से वहां ट्रैवल करते हैं तो ये प्रीपेड कार्ड प्रेफर करते हैं यूज करना। लेट्स डिस्कस अबाउट NEFT। अब ये जो होता है ना, नेशन वाइड आप 1-to-1 फंड ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है ट्रांसफर लिमिट की, अगर 2 लाख के ऊपर है तो लोग यूजुअली RTGS प्रेफर करते हैं। वर्क ऑन STP, स्ट्रेटेजिक थरो प्रोसेसिंग। अब ये जो NEFT है 24/7 के लिए आपको अवेलेबल रहता है, वीकेंड्स और हॉलीडे के टाइम में भी इंक्लूडेड है। अब ये होता क्या है बॉस, आप पैसा ट्रांसफर करते हो, अब उस प्रोसेस उस ट्रांजैक्शन को 48 आवर्स तो एटलीस्ट लगता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब NEFT करते वक्त कोई चार्जेस नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है बैंकिंग के सर्विसेज के चार्जेस होते हैं, लेकिन जब कभी भी आप NEFT करते हो RBI की गाइडलाइन के थ्रू आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। फिर हम आते हैं RTGS, रियल टाइम ऑन स्पॉट पैसा ट्रांसफर होता है, पेमेंट हो जाता है, सेटल हो जाता है पेमेंट। इस तरह अपना UPI है, ये भी अवेलेबल है 24/7। कब से? दिसंबर 2020 से। अब मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट मिनिमम एटलीस्ट 2 लाख रुपीस तो होना चाहिए ट्रांजेक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आते हैं थोड़ा विकसित भारत मॉडर्न इंडिया की तरफ। इमीडिएट पेमेंट सर्विस अवेलेबल 24/7, हॉलीडेज भी इंक्लूडेड है, ट्रांसफर तुरंत हो जाएगा, थोड़ा चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, और अप्रोक्स 5 लाख रुपीस तक का तो आप ये फैसिलिटी ले सकते हो। मोबाइल बैंकिंग ने इसको ज्यादा प्रमोट किया। अभी हम हमारे सेशंस के थोड़े एंड पार्ट में आए हैं, जिसमें मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, लेट मी टॉक अबाउट दिस पार्ट। सपोज आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने कुछ EMIs भरे और सर्टेन टाइम के बाद आप EMIs नहीं भर पा रहे, तो आप बैंक के ना NPA वाले सेक्शन में आते हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आफ्टर 90 डेज जहां आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो बैंक को कि मैं EMI भी नहीं दे पाऊंगा, प्रिंसिपल भी नहीं, कुछ पेमेंट ही नहीं, आफ्टर 90 डेज बैंक बोलता है कि बॉस आप एक NPA हो, हमारे आपसे कोई होप नहीं, शायद आप पैसा दोगे नहीं दोगे। उसके बाद है ना बच्चों, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पास होता है धीरे धीरे। जैसे अगर आपने NPA में ही 12 मंथ्स क्रॉस कर दिए तो आप देयर आर चांसेस कि बैंक आपको लॉस्ट एसेट बोल दे कि ये बॉस हमारा लॉस्ट एसेट है, अब शायद इससे पैसा नहीं आने वाला। बट यूजुअली बैंक ऐसा करता नहीं, बैंक बहुत सारे लीगल आपके अगेंस्ट एक्शंस लेता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, जिसमें ये पूछा गया है कि भाई बैंकिंग अम्बर्समेंट क्या है। बैंकिंग अम्बर्समेंट क्या है? ये जरूरी नहीं है ना कि बैंक सारे काम सही करता हो, वी नेवर नो, शायद बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे, या आपको बैंक के अगेन कोई कंप्लेन है कि सर हिडन चार्जेस के नाम पे मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया, मुझसे प्रॉपर टाइम पे चेक कलेक्ट नहीं किया गया, या फिर मुझे कोई ऐसी बैंकिंग सर्विस मिली जिससे मेरा नुकसान हो गया। जैसे सपोज एग्जांपल, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, मैंने प्रॉपर्टी का लोन लिया था, मेरे नाम पे डिसबर्समेंट का लेटर भी आया, बट बैंक ने फंड ट्रांसफर टाइम पे नहीं किया और मेरे हाथ से वो प्रॉपर्टी चली, तो मैं इसकी कंप्लेन किसको करूंगा? ये दिस इज ट्रू, सबसे पहले मैं जाऊंगा किसके पास? बैंक मैनेजर के पास। बट देयर इज अ चांस, देयर आर मोर पॉसिबिलिटी कि भाई बैंक मैनेजर मेरी बात नहीं सुने, हो सकता है, वी नेवर नो। तो उसके बाद मैं जाऊंगा RBI के पास। अब आप मुझे ऑनेस्टली बात बताओ, पूरा नेशन कितना बड़ा है, कितने लोग जाएंगे RBI के पास? कितने को तो पता भी नहीं होगा कि RBI के पास ऐसा कुछ ग्रीवियंस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। तो RBI ने सिर्फ उन सारे कस्टमर्स के लिए एक क्वाजी जुडिशियल मतलब हाफ जुडिशियल बॉडी निकाली, जिसका नाम है बैंकिंग अम्बर्समेंट। अब इसका काम क्या है? बस कस्टमर के जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो सारे सुनने हैं, और कस्टमर को प्रॉपर जस्टिस मिले। अगर बैंक अथॉरिटी की गलती है तो उनको पनिश किया जाता है, उन पर फाइन लगाया जाता है,
उनको बोला जाता है जो भी कस्टमर का लॉस हुआ है उसको आपको ऑन टाइम रिपे करना है। अब इसमें कौन कौन से बैंक आता है, कमर्शियल बैंक आता है, रीजनल रूरल बैंक आता है एंड कोऑपरेटिव बैंक। ये किसी भी तरह की कंप्लेंट हो सकती है, कोई पेमेंट को लेके होता है, कभी एटीएम में आपने कार्ड स्वैप हुआ, आपको रिसीप्ट मिलता है, आपके अकाउंट से पैसा कटता है बट मशीन से पैसा बाहर ही नहीं आता, वो भी होता है, तो वो कंप्लेंट भी आप कर सकते हो। डिले इन चेक ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, किसी भी तरह की इशू होती है आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हम आगे हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिद्धांतु का टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पे हम लोग आपको बैंकिंग रिलेटेड सारे बेसिक से बेसिक एग्जाम रिलेटेड, कोई करंट अफेयर, जो भी इंफॉर्मेशन हो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी यहां तक रुके हो तो प्लीज फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम के हैंडल को आप फॉलो करोगे तो आपको जो भी अपडेट चाहिए सब मिल जाएगा। और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आगे भी बैंकिंग के फ्यू टेक्निकल टर्म्स पे और वीडियो लाने वाले हैं। एक वीडियो हम एचआर राउंड पे भी लाने वाले हैं कि भाई आपको किस तरह से ग्रीट करना है, किस तरह से जवाब देना है, सिचुएशनल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है आपको, आप उसको किस तरह से जवाब दोगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री मॉक्स अरेंज करवाए हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, वापस एक बार याद दिलाता हूँ। 2 लिंक्स होंगे नीचे, सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म भरना, देन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अप्लाई करना है, एडमिन से अप्रोच करना है, एडमिन आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, उसके बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड, कैसा भी आपका मोड हो डजंट मैटर, वी विल मेक श्योर कि भाई आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, बेस्ट से बेस्ट जो आपको हेल्प हो आपके गोल पे अचीव करने के लिए। लेट्स टेक अ कॉल फॉर टुडे। आज का सेशन यही वाइंड अप करता हूं। बच्चों अगर आपको और सच टेक्निकल वीडियोस चाहिए, अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वो सजेशन लिख सकते हैं, आने वाले टाइम पे हम उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।